Assalamu alaikum. Hi guys, I hope you're doing well. So today's pathology lecture is going to be about reversible cell injury and cellular adaptations. So if you're new here, this is one of the first few lectures of my pathology series. This is made for medical students and people who study pathology, and if you are not in the medical profession, I suggest that you check out my public health awareness videos, which are simpler and more easy to understand and more relevant in practical ways. So let's get started. So, what is cell injury? Cell injury is when there is stress placed on your cell and they are not able to adapt anymore, right? सो जनरली जब किसी किस्म का भी स्ट्रेस आपके सेल के ऊपर पड़ता है, आपके सेल की पहली जो कोशिश होती है वो यही होती है कि अपने आप को रिपेयर करे, अपने आप को अडेप्ट करे उस स्ट्रेस के मुताबिक। लेकिन वो एक हद तक होता है। उसके बाद सेल इंजर होने लग पड़ता है। इंजरी की भी 2 फेजेज़ हैं, एक रिवर्सिबल इंजरी और एक इरिवर्सिबल इंजरी है। ऑब्वियसली रिवर्सिबल इंजरी में वो कुछ फंक्शनैलिटी मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन वो इंजर्ड होता है। और ऑप्टिमम नहीं परफॉर्म कर रहा होता। और इरिवर्सिबल इंजरी वो ये होता है कि जब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है सेल के ऊपर, इट कैन नॉट cope anymore and the cell dies. So this is how we're going to sequence these lecture series. So we're going to talk about cell injury first. कुछ basic concepts बताऊंगी कि इंजरी जो है एक जनरल टर्म है और सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। The degree and severity and type of stress and type of cell, everything factors into this equation. तो जनरली एक एग्जांपल दूं तो न्यूरॉन्स जो होते हैं खास तौर पे दे आर वेरी ससेप्टेबल टू इस्कीमिक इंजरी, ठीक है, कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स विच आर रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट। इसी तरह अगर स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया है, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में जैसे होता है, वो मतलब रातों रात नहीं होता, वो एक टाइम के साथ स्टेनोसिस होता है। तो उसके साथ देखा गया है कि एट्रोफी हो जाती है। लेकिन अगर एक्यूट इस्कीमिया है, सडन कट ऑफ ऑफ ब्लड सप्लाई है, जैसे रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म में है फॉर इंस्टेंस, तो वो एक इंजरी कॉज करेगा और तरह की, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस मैटर्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Then common causes of cell injury can be inflammation, nutritional deficiency, nutritional excess even, hypoxia, trauma, genetic mutation वगैरह। तो ये एक हेल्पफुल सा निमोनिक मैंने फाइंड किया था। तो निमोनिक है, प्लीज गिव आवर सेल्स नो इरिवर्सिबल इंजरी। इन सब के फर्स्ट लेटर्स दे स्टैंड फॉर समथिंग। सो प्लीज का पी इज फॉर फिजिकल and so on. So physical, genetic, oxygenation, chemical, nutrition, infectious and immunological. Now I'll explain these. तो physical stress हो सकता है electricity, radiation, barotrauma, mechanical stress, burns and excessive cold even. फिर जेनेटिक के अंदर आ जाता है सेल्यूलर डिफेक्ट्स, जो कि डीएनए ऑल्टरेशंस की वजह से हो सकते हैं, जो कि इनहेरिटेड हैं या एक्वायर्ड हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन कम हो तो भी वो स्ट्रेस है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो भी वो स्ट्रेस है। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन जिसको एनॉक्सिया कहते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। केमिकल में आ जाता है ड्रग्स, टॉक्सिन्स वगैरह, जो कि ऑब्वियसली सेल की जो बायोकेमिस्ट्री है, उसके जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको मुतासर करती है और उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी डिसरप्ट कर सकती है। न्यूट्रिशनल में आ जाता है, अगर किसी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी है या एक्सेस है तो वो भी सेल को इंजर कर सकती है। फिर आ जाता है इन्फेक्शियस कॉजेज़। इन्फेक्शियस कॉजेज़ जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिज्म के बनाए हुए किसी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट की वजह से, जैसे कि कोई टॉक्सिन बना रहा है कोई, तो उस वजह से भी इंजरी हो सकती है। उसके अलावा समटाइम्स एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स में जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो भी डैमेजिंग होता है समटाइम्स। फिर आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल कॉज। तो इसमें यह कि अगर आपकी बिल्कुल ही इम्यूनिटी ज़ीरो है, वीक है, आप इम्यूनो डेफिशिएंट है, वो भी बुरा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है, आप ऑटो इम्यून सिचुएशन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। So I hope that mnemonic helps. Then there's cellular adaptation is the first response to stress. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सेल की कोशिश होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रहे, होम्योस्टेसिस जो है वो इस्टेब्लिश करे। आपने फिजियोलॉजी में होम्योस्टेसिस पढ़ा होगा। तो जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उसके ऊपर आती है, ऑर्गन उसके होम्योस्टेसिस ढूंढ रहा होता है, ठीक है।
तो सेल के अंदर अल्लाह ने अडेप्टिव सलाहियतें डाली हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं वो टू स्ट्रेस, ठीक है, मोस्ट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो इंक्रीज, डिक्रीज या चेंज इन स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन कैन रिजल्ट इन ग्रोथ अडेप्टेशंस, ठीक है, विच इज़ स्मार्ट बिकॉज बार बार स्ट्रेस के रिजल्ट में इंजर होना और अपने आप को रिपेयर करने से बेहतर है कि सेल अपने आप को उस माहौल के हिसाब से मोल्ड कर ले और अपने आप को बदल ले ताकि उस तरह से उसको इंजरी ना हो, ठीक है। लेकिन सेल एक हद तक ये कर सकता है जैसे कि मैंने कहा, और फिर एक पॉइंट आता है कि यू कैन नो लॉन्गर अडेप्ट टू द स्ट्रेस एंड देन इंजरी हैपेंस, ठीक है। इंजरी इज एट फर्स्ट रिवर्सिबल एंड देन इट बिकम्स इरिवर्सिबल एंड दैट लीड्स टू सेल डेथ। सो लेट्स टॉक अबाउट सेल्यूलर अडेप्टेशंस फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया मिलते जुलते टर्म्स हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी सिंपल। तो जनरली देखा गया है कि जब स्ट्रेस होती है ना, तो देखा गया है कि ऑर्गन का साइज अक्सर इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज इस तरह से करता है, दो तरह से करता है, हाइपरट्रोफी भी और हाइपरप्लेजिया भी। हाइपरट्रोफी का मतलब है कि साइज बढ़ गया है, यानी कि सेल बड़ा हो गया है, और हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो इन दोनों के मैकेनिज्म फ़र्क है, ज़ाहिर है। हाइपरट्रोफी जो होती है वो जीन एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और ऑर्गेनेलीज की प्रोडक्शन जो होती है उसके साथ मीडिएट होता है। हाइपरप्लेजिया जो होता है उसमें नए सिरे से सेल्स बनते हैं, तो वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इज़ व्हाट हैपेंस। अब इसकी फिजियोलॉजिकल और अच्छी मिसाल ये है कि हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, सेल्स बड़े भी हो रहे होते हैं और बढ़ भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन समटाइम्स पैथोलॉजिकल भी होता है। तो एक बात आपको नोट करनी है कि हर सेल एक जैसा नहीं होता। जो कुछ होते हैं परमानेंट टिश्यू, जैसे कि कार्डियक टिश्यू, स्केलेटल मसल या नर्वस टिश्यू, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये न्यू नहीं बनते, ठीक है, इनकी सिर्फ हाइपरट्रोफी ही होती है, ओके। देन देयर्स पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेजिया को भी पढ़ेंगे। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये पिक्चर है डेमोन्स्ट्रेटिंग विजुअली कि हेल्दी सेल है, हाइपरट्रोफी में सेल बड़ा हो गया है, हाइपरप्लेजिया में सेल ज़्यादा हो गए हैं। ऊपर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की पिक्चर दी हुई है कि उसमें आप देख रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर लाइनिंग है सेल की, वो थिक हो गई हुई है। और हाइपरट्रोफी अक्सर ही जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो दे प्रोड्यूस दीज माइक्रो टीयर्स इन देयर मसल्स, और जब वो हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है तो इन दैट प्रोसेस वो हाइपरट्रोफी कर जाते हैं, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू द पेनफुल स्टिमुलस ऑफ लिफ्टिंग दैट वेट, जो इनिशियली वो नहीं कर सक रहा था, लेकिन अब सेल ने अपने आप को इक्विप कर लिया एंड दैट बॉडी बिल्डर इज एबल टू लिफ्ट हैवियर वेट्स नाउ। तो दिस इज एक्चुअली लाइंग इन द प्रिंसिपल ऑफ हाइपरट्रोफी। अब हम आते हैं उसके उलट के ऊपर, विच इज़ ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी आपने सुना होगा कि वो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। यूज इट और लूज इट मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं ना करते तो वो चीज़ डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गन को, एक सेल को जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलती थी, जो नॉर्मल स्टिमुलस मिलता था, अगर वो कम हो जाए, जैसे कि हार्मोनल स्टिमुलेशन, या वो इस्तेमाल, कोई मसल है वो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, कुछ लोग बेड पे पड़े रहते हैं, उनको कोई मसला होता है, वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उनको कोई इशू है फॉर एग्जांपल, तो वो डिसयूज एट्रोफी, मसल वहाँ की छोटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी कंजर्व करता है और छोटा हो जाता है। इसी तरह अगर न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं है या ब्लड सप्लाई कम है तो ऑर्गन का साइज छोटा भी हो जाता है, इसको एट्रोफी कहते हैं। तो एट्रोफी इज़ बेसिकली अकरिंग थ्रू टू मैकेनिज्म्स। उसमें ये होता है कि सेल का नंबर भी कम हो रहा होता है और सेल का साइज भी छोटा हो रहा होता है। ये दो चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से होती हैं। तो सेल का नंबर डिक्रीज़ होता है ड्यू टू एपोप्टोसिस, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सेल डेथ, ठीक है। फिर आता है सेल साइज़ का डिक्रीज़, दैट हैपेंस थ्रू यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड ऑटोफेजी ऑफ सेल्युलर कंपोनेंट्स। तो दैट बेसिकली मीन्स कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन आर बेसिकली टैग्ड विद यूबिक्विटिन, ठीक है, और प्रोटियोसोम्स उनको टैग्ड यूबिक्विटिन वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर ऑटोफेजी होती है, मीनिंग सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल्युलर कंपोनेंट्स, दैट इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ ऑटोफेजिक
वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स फ्यूज करते हैं लाइसोसोम्स के साथ विच आर फिल्ड अप विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो सेल अपने आप को इन एसेंस खा रहा होता है। तो बॉटम लाइन ये है, जनरल पिक्चर ये है कि एट्रोफी भी एक तरह की सेल्यूलर अडेप्टेशन है, बट इन दिस केस डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस, डिक्रीज ऑफ स्टिमुलस वगैरह, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में, और इसमें साइज और नंबर दोनों कम होते हैं। तो ये एक पिक्चर है, पहली पिक्चर में आप देखें डिसयूज एट्रोफी है मसल की, ठीक है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, नर्व अगर वहाँ की इंजर्ड है, नर्व सप्लाई नहीं मिल रही उस मसल को, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसमें देखें एक टांग ठीक है और एक टांग एट्रोफी है, तो प्रोबेबली दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ नर्वस स्टिमुलेशन। देन देयर थिनार एट्रोफी, देखें हाथ की जो प्रोमिनेंस है, थिनार प्रोमिनेंस है, वो नहीं है, वो एट्रोफी हो गए हैं वो मसल्स, ठीक है। फिर ये अगेन दिस पिक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग कि नॉर्मल सेल कैसे हैं और एट्रोफिक सेल्स कैसे हैं। आगे चलते हैं जी मेटाप्लेजिया के ऊपर ना। मेटाप्लेजिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्यूलर अडेप्टेशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि सेल जो होता है ना, एक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में अपने आप को बदल लेता है। बदल इन द सेंस कि वो जिस टाइप का एक एडल्ट मेच्योर सेल होता है, अब वो स्विच हो जाता है टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेच्योर सेल, जो कि नॉर्मली उस टिश्यू में नहीं होता। ओके, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अब इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बैरेट्स एसोफेगस, ठीक है। जनरली मेटाप्लेजिया डिस्कस होता है फॉर सरफेस एपिथेलियम। कभी कोई एपिथेलियम स्क्वेमस है तो वो कोलमनर बन जाएगा, कोलमनर है तो वो स्क्वेमस बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो बेरेट्स एसोफेगस एक क्लासिक एग्जांपल है जो हर किताब में लिखा होता है, और उसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारा एसोफेगस है उसको अल्लाह ने बनाया है इसलिए ताकि फूड का बोलस ऊपर से नीचे तक जाए, ठीक है, मुंह से स्टमक तक उसने पहुंचाना है फूड का बोलस, और उस फ्रिक्शन के हिसाब से उसका नॉर्मली एपिथेलियम है नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन अब उस पेशेंट को फॉर एग्जांपल एसिड रिफ्लक्स का मसला है, ठीक है, उसके स्टमक से एसिड एसोफेगस की तरफ ऊपर आता जाता है। अब ये वाला एपिथेलियम उस एसिड के स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पा रहा, तो उसने विद टाइम अपने आप को कन्वर्ट कर लिया टू नॉन सिलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कोलमनर सेल्स, ठीक है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस बनाना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प देम इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन बेटर। तो मेटाप्लेजिया अकर्स बाय रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स। अगर ये स्ट्रेस परसिस्टेंट रहे, कुछ देर के लिए तो सेल अपना ये इंतजाम कर लेता है ना, अपने आप को बदल लेता है, लेकिन फिर मेटाप्लेजिया टर्न्स इनटू डिस्प्लेजिया, ठीक है, और डिस्प्लास्टिक सेल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। हाँ, एक एक्सेप्शन है जो शायद एग्जाम में आ जाए, वो ये है कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट वाहिद मेटाप्लेजिया है जो कि कैंसर नहीं बनता। इसी तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी मेटाप्लेजिया कराती है। विटामिन ए के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें ये है कि जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया होते हैं उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में विटामिन ए का एक रोल होता है। तो जिनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है उनके एपिथेलिया डैमेज हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड। उसके अलावा आ जाता है जी मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी मेटाप्लेजिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, उसमें ये होता है कि जब इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, और जब हीलिंग हो रही होती है तो मसल टिश्यू जिसको मसल ही बनना चाहिए था वो बोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स दैट माइट पॉप अप इन योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग देम हियर। तो ये भी अगेन एग्जांपल है। पहले में ये है कि आपका जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो स्मोकिंग की वजह से अपने आप को उसने किस तरह अडेप्ट किया है। फिर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो भी है। और ये एक इलस्ट्रेशन है टू शो कि पहले फॉर एग्जांपल अब इस तस्वीर में जो पर्पल सी तस्वीर है इसमें जो है ये एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और अगले बाद में आप देखेंगे मेटाप्लेजिया के बाद ही कोलमनर हो गई और इसिलिएटेड भी हो गई है, तो इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस। अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्प्लेजिया के ऊपर। डिस्प्लेजिया इज नॉट गुड, ओके, इट इज डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर ग्रोथ। ये पार्शली रिवर्सिबल होती है, एंड इसमें बेसिकली एक मेच्योर सेल कन्वर्ट होता है टू अ सेल जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। ये कैंसर नहीं होता बाय द वे, लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्ट करे तो डिस्प्लेजिया फिर उसका अगला स्टेप होता है कार्सिनोमा, फिर वो कैंसर बन जाता है। तो मोस्ट ऑफन जब हम प्री कैंसरस सेल्स की जब बात कर रहे होते हैं तो हम डिस्प्लास्टिक सेल्स की बात कर रहे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सिन। सिन मीन्स सर्वाइकल,
इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ठीक है, इसमें डिस्प्लेजिया हुआ होता है और सर्वाइकल कैंसर का प्रीकर्सर वाली स्टेज है ये। तो इट ऑफन अराइजेस फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, बड़े अरसे से पैथोलॉजिकल अगर इशू चल रहा है हाइपरप्लेजिया, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वो एंडोमेट्रियल कैंसर बन जाता है। इसी तरह लॉन्ग स्टैंडिंग मेटाप्लेजिया है तो वो बैरेट्स एसोफेगस एसोफेजियल कैंसर बन सकता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट राइट, ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेस मैटर्स। तो ये अगेन पिक्चर है डिस्प्लेजिया को इलस्ट्रेट करते हुए। अब इसमें देख रहे हैं कि शुरू में एक बेचारा सीधा साधा सा स्क्वेमस एपिथेलियम था, फिर इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद उसने अपने आप को बदल लिया, फिर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हुआ, फिर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हुआ, फिर वो कैंसर बन गया। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी है वैसे ही फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं तो इनको भी कर लेते हैं। तो ये है एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया। एप्लेजिया है कि सिरे से एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं हुए। फॉर एग्जांपल एक किडनी बनी ही नहीं, उसको कहते हैं यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। ठीक है, तो ये एप्लेजिया है। इसी तरह हाइपोप्लेजिया होता है कि सेल जितने होने चाहिए उससे कम बने हैं, तो इसलिए छोटा ऑर्गन बन गया है। तो इसका एग्जांपल रीनल हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है या स्ट्रीक ओवरी भी हो सकती है, टर्नर सिंड्रोम। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स रिवर्सिबल सेल इंजरी। हमने सेल्यूलर अडेप्टेशन डिटेल में पढ़ ली है, इंशाल्लाह यू आर रेडी फॉर क्वेश्चंस इन द एग्जाम। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट इट्स इम्पॉर्टेंट। सो रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है कि अब सेल बेचारे ने अडेप्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया और अब उसकी इंजरी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इनिशियली शुरू में जो होता है ना वो इंजरी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल इंजरी के बारे में एक कॉन्सेप्ट अगर आप बना लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। तो आप ये समझें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि वो पार्शली परमेएबल है या सिलेक्टिवली परमेएबल है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में ना इसकी जो परमेबिलिटी है ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और जिस तरह वो एक टाइट चेक होता है ना इन और आउट चीज़ों के ऊपर, वो नहीं होता। तो सब्सटेंसेस अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं फ्रीली, और वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। अगर वन वर्ड में मैं कहूँ कि हॉलमार्क क्या है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, तो दैट इज सेल स्वेलिंग। ओके, एंड दैट इज बिकॉज फॉर एग्जांपल सोडियम अपने साथ वाटर लेके आता है, सोडियम अंदर आ जाता है, पोटाशियम जो इंट्रासेल्युलर है प्रिडोमिनेटली वो बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप विच इज़ पार्ट ऑफ द सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस सेल का ख़राब हो जाता है, सेल स्वेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो कैल्शियम है वो भी सेल में एंटर हो जाती है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्टोर करता है कैल्शियम को, वो भी रिलीज कर देता है अपना स्टोर। तो दिस रिजल्ट्स इन चेंजेस इन्वॉल्विंग द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। सेल इंजरी की एक पिक्चर है जी, नॉर्मल सेल है, रिवर्सिबल इंजरी हुई है, देखें सेल फूल गया है। ठीक है, इसकी ब्लेबिंग हो गई है और सारा कुछ जो है ना ये डिटैच और क्लम्प्ड और इस तरह की सिचुएशन हुई है, और उसके बाद इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। उसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अच्छी विजुअलाइजेशन आपने करनी है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर पता लगता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप पे भी कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ अ रिवर्सिबली इंजर्ड सेल। तो इसमें आ जाता है नंबर वन, हाइड्रोपिक ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। तो बेसिकली जो सेल होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, सब फूल जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। Number two is mitochondrial densities. So there are small densities which form within the mitochondria. ठीक है, इस पिक्चर में बैक जाएं तो ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लाइसोसोमल ऑटोफेजी। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के कंटेंट्स को इंजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग, डार्क ब्लू क्लम्प्स ऑफ डीएनए आर सीन विद इन द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन ब्लेबरिंग होती है, यानी कि आउट पाउचिंग्स बन जाती हैं, और राइबोसोमल डिटैचमेंट हो जाती है। आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और स्मूथ ईआर होते हैं, तो रफ इज रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोमल अटैचमेंट्स। तो वो अटैचमेंट्स भी लूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है showing the difference between light and electron microscope. I hope you can pick up on some points, and I hope you liked it. And if you liked it, please like my video. Comment down below if you have any questions or you want to give feedback. Share my video with fellow students who might find this helpful. Subscribe to my channel for more content.
and follow me on Instagram and Facebook if you're interested in more updates about my channel and regular medical posts. And inshallah, I'll be back with another video about irreversible cell injury. So, yeah, Allah Hafiz.